का आरोप अपने विधायकों से डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए वो आप लोग उन लोगों पर पहरा लगा रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री तो को खुद नहीं, सेंधमारी का वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। वो सोच रहे हैं बीजेपी खरीद लेगी। अरे हम लोग के पास कहाँ पैसा कौड़ी है, पैसा लौटा है। कह रहे हैं केंद्र में सत्ता है, हर जगह सत्ता है, तो पैसे से खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हाँ। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, वो लोग ये सब धंधा करते हैं। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे, इनके विधायक अपने आप डरे हुए हैं, इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, क्यों अपने विधायकों को ले गए थे हैदराबाद। और दूसरी ओर हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप लगा करके मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, अगर वो आरोप साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा मैं झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा, इतना नैतिक बल मुझ में है। आइए कहानी कुर्सी की में आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में विश्वास मत पर मतदान होने जा रहा है, तो पहले जो डर है जेएमएम कांग्रेस के नेताओं को, वो कितना वाजिब है और क्या हम कोई उलटफेर भी आज देख सकते हैं, इसी पर बात करते हैं। देवेंद्र, बिल्कुल नहीं, जो 47 का आंकड़ा है, मतलब ऑलरेडी उनके पास 48 हैं। एक गंडे वाली सीट पे तो इस्तीफा दे चुके हैं सरफराज अहमद, वो सीट खाली है। पहले 49 का आंकड़ा था, 49 के बाद जो 48 विधायक हैं उसमें रामचंद्र, उनकी क्योंकि तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा जो 47 का बहुमत का आंकड़ा उनके पास ऑलरेडी है, आज एक बार फिर से वो फ्लोर पे दिखेगा। और जिस प्रकार की 4 या 5 विधायकों की जो आशंका थी, जैसे लोबिन हेम्ब्रम को लेकर बहुत ज़्यादा आशंका थी, सीता सोरेन को लेकर आशंका थी, उन आशंकाओं को भी खत्म कर लिया गया बातचीत करके। पहले सीता सोरेन से बातचीत की गई थी, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम से भी बातचीत कर ली गई। और इन विधायकों को भी ये समझ में आ गया कि अगर वो बगावत कर भी देते हैं तो भी जेएमएम की मौजूदा सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। और आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल में ऐसी बगावत का कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए जो 4-5 विधायकों के अंदर सुगबुगाहट थी वो भी शांत हो गई। इसके अलावा जो आशंकाएं थी, वो आशंकाएं शिगुफाबाजी ज़्यादा थी। बीजेपी के नेता या तो उसे फैला रहे थे या मीडिया का एक सेक्शन उसे फैला रहा था। वास्तव में कोई थ्रेट सौरभ ऐसा शुरू से नहीं था। भाई नाराज हैं, बसंत सोरेन, भाभी नाराज हैं, उनका कोई धड़ा है, ऐसी तमाम बातें भी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बसंत सोरेन, सीता सोरेन ये दोनों नाराज, लेकिन उनके साथ विधायकों का समूह नहीं है। और इसमें कुल अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो 4 से 5 बमुश्किल जाता। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अगर 48 विधायक हैं और उसमें से 4 से 5 के अगर आप कर भी दे तो भी 43 उनके पास बच जाते। उस लिहाज से कोई बड़ा थ्रेट नहीं हो सकता था। और उन विधायकों, सीता सोरेन या बसंत सोरेन के पीछे विधायक खड़े हो झारखंड की राजनीति में, ऐसा है नहीं, अभी तक तो नहीं है। सरकार पर कोई संकट नहीं आप देखते? बिल्कुल नहीं, शुरू से सरकार पे कोई ऐसा संकट नहीं था। और एक चीज़ ज़रूर ये होता कि अगर उन लोगों ने अपने बगावती तेवर को बरकरार रखता तो क्लोज मार्जिन से ये विक्ट्री नजर आती, क्योंकि उनके बगावत ढीले पड़ गए। और समझा जा सकता है कि बगावत ढीले पड़ने की वजह ही यही थी कि आपके पीछे बगावत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के हिसाब से भी देखिए तो बीजेपी भी इस खेल को और ज़्यादा इस लिहाज से नहीं करना चाहती क्योंकि चुनावी साल है और ऐसा करके आप क्यों हीरो बनाएंगे। तो वहाँ पर बीजेपी के लिए भी राजनीतिक तौर पर ये कोई अच्छा कदम नहीं माना जा सकता था। और ऐसे में सरकार को थ्रेट तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके बाद देखिए हेमंत सोरेन जो आज प्रयास कर रहे हैं विधानसभा में, वो एक तरफ से अपने आप को एक तो विक्टिम दिखा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ मुझे और आदिवासी समाज के एक नेता को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने जो गंभीर आरोप हर्षवर्धन जी लगाया, वो सीधा कहा कि ये साजिश थी और राजभवन इसमें साजिश में शामिल था मेरी सरकार को गिराने के लिए। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि आज का जो हेमंत सोरेन का व्यवहार है वो बहुत सी कहानी कह देता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और हम लोग पहले भी कहानी कुर्सी की में चर्चा करते रहे तो हम लोग ये बात आश्चर्य के साथ कहते रहे कि आखिर राज्यपाल को इससे क्या मिलेगा अगर 1 दिन 2 दिन इसको आगे बढ़ाएं तो। क्योंकि जिस तरह का बहुमत है जो विधानसभा में हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ जो एक कहें कि एकजुटता है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, तो उसमें कोई संकट जैसी स्थिति नहीं थी। और एक बाजार का जो सिद्धांत काम करता है ना, जिसको हम कहते हैं सप्लाई डिमांड का जो एक सीधा सा सिद्धांत है, तो कोई खरीदार होगा तब ना कोई बेच पाएगा। अगर कोई खरीदार नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेकर खड़े हो वो बिक नहीं सकता है। मुझे लगता है तो झारखंड में फिर क्यों ले गए? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि झारखंड में वो सिद्धांत काम कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोड़फोड़ नहीं की गई। उसके पीछे वजह भी बड़ी साफ है, उनको भी पता है कि उस तरह की स्थिति नहीं है कि इतना बड़ा धड़ा निकल कर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक इस मना स्थिति में हैं, ये कांग्रेस के लिए ज्यादा चिंता की बात है।
हेमंत सोरेन की पार्टी के जो विधायक नाराज हैं, उनकी दूसरी नाराजगी है, महत्वाकांक्षा की नाराजगी है, उनके भाई भाभी की नाराजगी है, और चूंकि हेमंत सोरेन की पार्टी भी। लेकिन कांग्रेस में जो नाराजगी है वो कौन सी नाराजगी हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके राज्य के नेता विधायक काम कैसे कर रहे हैं। मुझे इस विश्वास पत्र में कहीं कोई मुश्किल होती हुई आपने नहीं कहा दिखती। ये बीजेपी क्यों तोड़फोड़ के प्रयास करेगी? तोड़फोड़ कर नहीं पाए हो, की नहीं प्रयास या कर नहीं पाए? नहीं, करने की गुंजाइश नहीं थी। अगर इतनी गुंजाइश होती कि सरकार बदलती तब वो जरूर करते। और अभी की स्थिति में नरेंद्र मोदी इस देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में उनके पास बाबूलाल मरांडी जैसा सरल, सहज और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, ऐसा नेता है, तो वो हेमंत सोरेन के सामने वो लड़ाई लेकर जाना चाहेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों नजदीक हैं। हेमंत सोरेन तो चले मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन जेएमएम की सरकार है, सरकार पर संकट तो नहीं दिख रहा आपको कोई? मुझे नहीं लगता। मैं पहले से ही आपके शो पे भी कहता रहा हूँ कि वहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी है। अब बातें ज़रूर हो रही थी कि बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है। अब इस आशंका में तो बिहार में कांग्रेस अपने एमएलए को लेकर बात करते हैं, उसके आगे पहुंच जाएगी। तो ये तो खैर राजनीति में होता है। और अगर देखिए, टूट तभी संभव है जब दूसरा टूटने के लिए तैयार हो, दूसरे जो एमएलए हैं वो टूटने के लिए तैयार हों। और ऐसा लग नहीं रहा था जो झारखंड में कि बाकी एमएलए ये सब इसीलिए हम बात भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वक्त लिया राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शपथ दिलाने के लिए। देखिए, ये दो धारी है। अब हम राज्यपाल पे आरोप लगाएं कि उन्होंने समय लिया। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ महाराष्ट्र का, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कर्नाटक का, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ असम का, जहाँ पे आपने सीएम चुनने में 10 दिन लगा दिए। तो फिर दोनों साइड से ना, अगर आप भी तो, जो पार्टियां जब जीतती हैं चुनाव और उनको गठबंधन करने पड़ते हैं सरकार में आने के लिए, वो डिले करती हैं सीएम के शिप के लिए कि नहीं करती हैं? तो राज्यपाल भी तो ये देखेंगे कि भाई आपके पास जो आप कह रहे हैं वो समर्थन है भी कि नहीं है, और वो सारी चिट्ठियां आ गई हैं समर्थन। राज्यपाल ने वक्त लिया भी तो वो उचित था, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन का वक्त लेना कोई ऐसा बहुत बड़ा वक्त नहीं था, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था वो लगे हाथ कह रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर कह रहे हैं कि साजिश में राजभवन शामिल था। देखिए, अब विपक्षी, अगर आप अभी की राजनीति देखेंगे तो विपक्षी पार्टियां जिन जिन राज्यों में सत्ता में हैं वहां पर उनका रिलेशनशिप राज्यपाल के साथ काफ़ी खराब रह रहा है। आप इस पश्चिम बंगाल की बात ले लीजिए, आप अभी झारखंड की बात ले लीजिए, बाकी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे, तमिलनाडु की बात ले लीजिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नर का सीएम से जो रिलेशनशिप है, या सरकार का जो वहाँ सरकार है उनका गवर्नर से रिलेशनशिप है, वो टेंस है। क्योंकि जो विपक्षी दल जिस तरह से काम करना चाहते हैं, शायद राज्यपाल को लगता है कि ये ठीक नहीं है। देखिए, इसकी चर्चाएं इसलिए भी थी क्योंकि बिहार के बाद लोग ये देख रहे थे कि अब झारखंड में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, सत्ता पलटने जा रही है बिहार के जैसे। देखिए, इस बात की संभावना उस दिन उत्पन्न हो गई थी जिस दिन निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर रहे थे। और निशिकांत दुबे का यह कहना था कि घर के अंदर सीता सोरेन और वसंत सोरेन इस बात को लेकर सहमत नहीं है, मुख्यमंत्री बनने को लेकर दबाव डाल रहे हैं और शिबू सोरेन के परिवार में टूट होने वाली है। बैठक के अंदर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ने जब बैठक बुलाई थी, उस बैठक में भी 4 विधायक नहीं गए थे। तो उस बात से संभावना को बल मिला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कुछ विधायक असंतुष्ट है, कांग्रेस की 1-2 असंतुष्ट है। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की संभावना टटोल रही होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक टूट रहे हैं, 2-3 कांग्रेस के टूट जाते हैं, तो क्या 2-3 और विधायकों को असंतुष्ट कर कोई झारखंड के अंदर बिहार जैसा खेल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी, लेकिन यह तय है कि सरकार अगर गिरने की स्थिति में होती तो भारतीय जनता पार्टी उस पर थोड़ी कोशिश कर सकती थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, परिवार का मामला भी सुलझ गया है और इतने विधायक इकट्ठे हो नहीं पा रहे कि सरकार जाए, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि अब फिलहाल इसमें जाने में कोई बहुत औचित्य नहीं है। और बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी की भी एक विधायक नहीं पहुंचे, वो काफ़ी बीमार चल रहे हैं वहाँ पर, इस कारण वो भी नहीं गए। एक विधायक का इस्तीफा हो चुका है तो वो भी नहीं है, और एक तो रामदास सोरेन वो भी बीमार है काफ़ी, तो वो भी नहीं है। 3 विधायक आज सदन के अंदर नहीं रहेंगे, तो बहुमत पूरा है। मुझे लग रहा है चंपई सोरेन बहुमत हासिल कर लेंगे। हाँ, चंपई सोरेन बहुमत हासिल आज की तारीख में कर लेंगे। देखना होगा कि उनको कितने वोट मिलते हैं। लेकिन बिहार का चैप्टर हमें लग रहा था क्लोज हो गया है। बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद के दर्शन करा रही है। देवेंद्र, ऐसा क्यों? उसमें बहुत बड़ा खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। कम 4 विधायक उनके ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी एकदम से मिल रही है कि वो लगभग अपना मन बना रहे हैं अलग हटने का। और आपने देखा होगा कि पिछली बैठक में वो गए भी नहीं थे। हालांकि
उन विधायकों की अगर वजह की बात करें तो वो वजह ऐसी है, जैसे उसमें से एक जो विधायक हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और एनडीए गठबंधन के हिसाब से देखें तो लोकसभा में वो सीट खाली नहीं है, वो पाटलिपुत्र वाली सीट चाह रहे हैं, तो वहाँ पर वो सीट उनके लिए खाली नहीं है। तो वो अंतिम फैसला क्या हो कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 4 विधायक कम से कम ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जेडीयू के नेताओं के सीधे संपर्क में है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है सौरभ। ये जो बिहार में कांग्रेस में फूट की खबरें या वो जो कोशिशें आप देख रहे हैं उसमें जेडीयू में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कि ऑलरेडी कांग्रेस से आए हुए, अगर नाम रख के अगर आप समझना चाहें तो अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये लोग सब, इनका जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस मूल का है। तो अशोक चौधरी तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस में कनेक्टेड रहे, तो वहाँ पर ऑलरेडी उनके विधायक संपर्क में रहते हैं उनसे, और ऐसे में बदली हुई परिस्थिति में उन विधायकों के साथ अशोक चौधरी का संवाद ऑलरेडी हो रहा है। उन विधायकों ने अपनी इच्छा भी जताई है। अब इस खतरे को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है कि वहाँ पर उन विधायकों को वो बचा कर रखे। और उनमें से भूमिहार कम्युनिटी के 4 विधायक हैं ऑलरेडी कांग्रेस के पास, उनमें से 2 के बारे में ये बताया जा रहा है कि शायद वो पाला बदलना है। देखिए 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना होगा नीतीश कुमार को पटना में। ये जयराम रमेश ने आज ये बात कही कि देखिए इसी के अंदर आपको खेल दिख जाएगा क्या और केंद्र का हस्तक्षेप कैसे होता है राज्यपाल के माध्यम से, कि बिहार में 12 तारीख तक का वक्त दिया गया है, झारखंड में आज करा दिया गया विश्वास मत। और मुझे आप एक बार देवेंद्र कमेंट आ जाए फिर। और झारखंड वाले सौरभ केस में देखें तो वाकई आपको ये समझ में आएगा कि राजभवन आखिर, वो समझ में नहीं आएगा कि आखिर राजभवन ने इतना समय क्यों लिया, और ये समझ में आएगा कि कोई ना कोई मंशा रही होगी। अन्यथा वहाँ पर विधायक जा रहे हैं, सबके सिग्नेचर हैं, वीडियो मौजूद हैं, इसके बावजूद अगर आप इतना समय ले रहे हैं और उस डेलीगेशन को ये भरोसा भी नहीं दे रहे हैं, जैसे अगर सिग्नेचर में डाउट वाली ही बात होती तो आराम से उनसे कहा जा सकता था कि आप परेड करा दें, और परेड कराने के लिए वो सारे विधायक तैयार थे। दूसरी चीज़ कि आप ये कम्युनिकेट ही कर दिए होते कि इन सिग्नेचर्स की सारी एक बार जांच करा लेंगे, उसके बाद आपको बुला लेंगे। वहाँ पर जो जेएमएम के सोर्सेज थे उनका ये क्लेम था कि हमें कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, और उस असमंजस की स्थिति को जस्टिफाई करना इतना आसान काम नहीं है कि आखिर उसके लिए वजह क्या थी, क्यों इतना समय लिया जा रहा नहीं, अब वो कह रहे हैं शपथ के लिए बुलाने में देरी, लेकिन विश्वास मत के लिए बुलाने में जल्दी। बिहार में 12 तारीख, यहाँ आज क्यों करा दिया? वहाँ से मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि वहाँ से जो ये शुरुआत शुरू हुई थी वो विश्वास मत पे भी आरोप लगाना निश्चित तौर पर उनके लिए मुफीद बैठता है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जल्द विश्वास मत की तारीख देना ये जेएमएम की मदद करना है। इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है जयराम रमेश के द्वारा उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जैसे आप डिले करते हैं वहाँ पर फिर खतरा बढ़ता है। जैसे पहला आरोप तो उनका यही है ना कि शपथ के लिए क्यों नहीं जल्दी बुलाया गया, तो अगर शपथ के लिए जल्दी बुलाना उनके लिए सुविधाजनक था तो विश्वास मत का समय देना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुमत है, ये ज़्यादा सुविधाजनक था। अच्छा ठीक। देखिए मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सामान्य है और लगते ही रहेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा संवैधानिक, जिसको हम कहें कि लक्ष्मण रेखा जो होती है, उसको अगर राज्यपाल नहीं पार करते हैं तो 2 दिन 4 दिन विश्वास मत में आगे पीछे हो जाना या किसी को बुलाने में 48 घंटे 72 घंटे की देरी, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आदर्श स्थिति के तौर पर कहेंगे तो राज्यपाल के पास ये कहें कि अधिकार भी होता है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई नेतृत्व बदल गया तो उसके बाद क्या सारे विधायकों का एक उनके प्रति भरोसा है जो नया नेता आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 48 घंटे 72 घंटे में कोई बहुत देरी हो गई। ये बात तो हम लोग उस दिन भी कह रहे थे कि राज्यपाल क्यों देरी कर रहे हैं, तुरंत बुला लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, झारखंड में सामान्य घटनाक्रम नहीं हुआ है। राज्यपाल कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मुख्यमंत्री भगोड़ा हो जाता है, लापता हो जाता है, परिवार के भीतर फूट की खबरें आती हैं। बस से पिछली बार वो पिकनिक स्पॉट पर चले गए थे, इस बार हैदराबाद जाने की तैयारी हो रही थी, चार्टर वहां आकर खड़ा हो गया था। इस स्थिति में राज्यपाल के लिए ये आवश्यक था, और मैं फिर से कह रहा हूं नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी, उनके लिए जरूरी था कि वो उसको जितना पुख्ता करना है, पक्का करना है, करें। वो काम उन्होंने किया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और वो विश्वास मत के लिए बुला रहे। मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं दिखती। जहां तक ये बात है कि बिहार और झारखंड की तुलना, वो हमेशा कहा जाएगा जहां फ्रेंडली गवर्नर होता है वहां आप मिलने का तरीका देखिए। सुबह मुस्कुराते नीतीश जी जाते हैं, संध्या को शपथ ले लेते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यपाल महोदय को नहीं दे रखी है कि अगर किसी के पास अकेले नेता के तौर पर या गठजोड़ के नेता के तौर पर है तो आप उसको बहुत टाल पाएं। वो दोनों ही राज्यों में होता है। अच्छा, राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के झारखंड पहुंच चुके हैं। आज तो वो रांची में ही है, थोड़ी देर में उनको बोलना भी है, हम लोग देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले गोड्डा में बोले वो, तो वो अगर वो हमारे पास उनका बयान है तो हम लोग दिखा दें। तब तक समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं गवर्नर के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नर पे आरोप लग रहा है या विपक्ष कह रहा है कि लंबा समय लिया, उन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा लिया सरकार बनाने को आमंत्रित करने के लिए,
उसके बारे में एक स्पष्टीकरण भी आया है। ये कहा गया है कि जब हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन गए थे सरकार बनाने का दावा पेश करने, तो एक ही पेज के ऊपर सारे विधायकों के नाम और सिग्नेचर लेके गए थे। दूसरे दिन गवर्नर ने ये कहा कि आपकी गठबंधन की सरकार है, मुझे आपको जो समर्थन पार्टियां दे रही है उनके सेपरेट लेटर हेड पे कौन सी विधायक और उनके नाम और उनके सिग्नेचर सेपरेट लगेंगे। उसके बाद आरजेडी ने अपने लेटर हेड पे विधायक का समर्थन पत्र सौंपा, कांग्रेस ने अपने विधायकों का सौंपा, उसके बाद जेएमएम ने सौंपा और उसके बाद माले ने सौंपा। इसमें समय लगा इन लोगों को इकट्ठा करके राज्यपाल को देने के बाद। जब उन्होंने राज्यपाल को दिया उसके बाद राज्यपाल ने आमंत्रित किया। तो राज्यपाल पे आरोप लगाना कि उन्होंने समय लिया, ये गलत है। राज्यपाल ने जब निश्चित कर लिया कि इनके पास गठबंधन के जो दल है वो सब समर्थन दे रहे, उसके बाद उन्होंने जरा राहुल गांधी की बात आप देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा झारखंड और बिहार के हालात पर। मोदी जी ने क्या किया, ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। आपकी चुनी हुई सरकार मतलब जनता की चुनी हुई सरकार ईडी सीबीआई के जरिए चोरी करने की कोशिश करती है, भाजपा आरोप लगा रहे राहुल गांधी। तो ऐसा झारखंड में तो दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने चोरी कर ली। देखिए अब कर नहीं पाए, वो तो ये कहेंगे ना, कोशिश तो कर रहे थे, कर नहीं पाए। अगर करना चाहते तो क्या मतलब हो नहीं सकता है क्या? जिस तरह की राजनीति हमने देखी है इस देश में, कि हमने देखा है कि किस तरह से एमपीज़ को या एमएलएस को जो है प्रलोभन देकर कोशिश की जाती है सरकारों को तोड़ने की। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी अगर भाजपा कोशिश करती और पूरे दम से कोशिश करती तो वो संभव नहीं था। ये तारीफ बहुत अच्छी नहीं है वैसे भाजपा के लिए अगर कोशिश करती तो कर ही लेती। पर ये मुझे लगता है कि भाजपा ये ज़रूर मानती है कि अगर किसी का पूरी तरह से किसी के पास जो है वो विधायकों का समर्थन है, उसके पास नंबर्स हैं, तो वो सरकार बना सकती है। एक बिहार में वो कह रहे हैं कि चोरी कर ही ली और यहाँ कर नहीं पाए चोरी। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों बड़ा स्पष्ट है। यहाँ नीतीश जी का मन बढ़िया हो गया तो उधर चले गए, मन थोड़ा और बढ़िया हो गया तो इधर चले आए, और अब तो वो कह रहे हैं कि भाई अब हम यहीं रहेंगे, हमारा घर था, गलती से इधर उधर हो गए थे। झारखंड में ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं थी, पहले दिन से नहीं थी। प्रयास के तौर पर कहें तो ये कहा जाता था कि भाई तीसरी नोटिस के बाद 10वीं नोटिस तक क्यों इंतजार किया गया, लेकिन कोई ऐसा प्रयास होता नहीं दिखा। हाँ, एक चीज जरूर दिख रही है, वो झारखंड सरकार जिसके ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग आरोप लग रहे थे, अब उसका सबसे बड़ा नेता सीधे सीधे भ्रष्टाचार के गंभीर एक आरोप में फंस चुका है। पीछे पीछे दो और गंभीर आरोप उसके पीछे आ रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव के समय में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेगी, लेकिन वो सरकार गिरा देना चाहती है, तोड़कर विधायक लाना चाहती है, ये वाला अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। बाकी बीजेपी के बारे में ये कहें कि सरकार नहीं बनाना चाहती है तो ये तो हंसी ही आएगी, इससे ज्यादा क्या कहें। अच्छा चलें, कहानी कुर्सी के में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया आज देखिए बजट सत्र चालू है, हमारे पीछे संसद भवन है। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देना है, तो वो भी आप आज देखिएगा इंडिया टीवी पर। उसकी हम लोग 2 बजे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कहानी कुर्सी की में हम लोग बात करेंगे। अयोध्या में राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन अब गिरिदेव जी महाराज जिन्होंने व्रत तोड़वाया था, याद कीजिए 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्लिम समाज से अपील की है कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद काशी और मथुरा के मंदिर भी, मस्जिद भी वो छोड़ दें तो ये बहुत अच्छा होगा हिंदुस्तान में भाईचारे के लिए। इसको लेकर विपक्ष के मुस्लिम सांसदों ने क्या जवाब दिया उनकी इस कर्णबद्ध विनती पर, आपको दिखाएंगे और बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।